नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं MH1 प्राइम। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ना सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं बल्कि मृतकों की संख्या भी रिकॉर्ड बना रही है, जो लगातार केंद्र के साथ साथ तमाम देशों के लिए भी एक चिंता का विषय है कि इस संक्रमण पर कैसे काबू पाया जाए। भले ही इस वक्त बात की जाए वैक्सीनेशन के अभियान की, वैक्सीनेशन का अभियान जोर शोर से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस दर से संक्रमण बढ़ रहा है, हर किसी के लिए चिंता का विषय है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ चुके हैं। पूर्व डायरेक्टर हैं हेल्थ सर्विसेज के। डॉक्टर पंकज वत्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपका ओपनिंग रिमार्क जानना चाहूंगा। जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है, कितना चिंताजनक है इस संक्रामक वायरस का इस वक्त में? देखिए, चारों तरफ बहुत नकारात्मक माहौल है। कोरोना से तो बीमारी बढ़ी रही है जी। काफी संख्या में केसेस सामने आ रहे हैं, मौतें भी बहुत हो रही हैं। और इसके अलावा बेड्स का ना मिलना, आईसीयू बेड्स का ना होना, ऑक्सीजन की किल्लत और काला बाजारी। 4-5 किलोमीटर के लिए 10-10, 12-12 हजार रुपए, मतलब इंसानियत जो है वो भी बिक चुकी है कोरोना के तहत जी। अब बाहर से चीजें आती हैं, वो सही स्थान पर नहीं पहुंच पा रही है। अब ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशंस हैं जी, ये भी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वीआईपीज़ के यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक। तो एक पूरा नकारात्मक का माहौल चारों तरफ है। और ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम इससे बचाव कर पाएंगे। मानसिकता सबकी बदली हुई है। मतलब इस समय एक दूसरे के लिए सहायता के हाथ बंटने चाहिए, लेकिन अब इस समय जो प्रताड़ित मरीज है, लोगों के हाथ उसकी जेब तक पहुंच रहे हैं कि कैसे पहले कोरोना ने मारा और ऊपर फिर बाकी सारे लोगों ने भी उसको मारा। दवाई नहीं मिल रही है। एक दवाई जो चंद रुपयों की है वो कई से 1000 रुपए में मिल रही है। तो ऐसे माहौल में बहुत नकारात्मक महसूस कर रहा हूँ जी। लेकिन बड़ी बात है कि अब वैक्सीनेशन अभियान को और धार दी जा रही है। 18+ के लोगों को भी वैक्सीनेशन दी जा रही है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है इस कोरोना संक्रमण से बचने का, क्योंकि लगातार जिस तरह से कहा गया था कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजेशन, ये तमाम चीजें लोग अपनाते रहे। और कई केस आपने भी सुने होंगे जिन्होंने कहा होगा कि वो बाहर नहीं निकले, मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करते रहे, सैनिटाइज करते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको ये संक्रमण लग गया। तो ऐसे में इसकी गंभीरता को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले हम ये महसूस कर रहे थे कि वायरस जो है वो एक दूसरे को छूने से, सरफेस पर गिरने से, इस तरह के माहौल में होता था। तो इसलिए हमने ज्यादा प्रोपेगेट किया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क रखिए। लेकिन अब ये सामने ये आ रहा है कि ये हमारे सांस के माध्यम से बाहर निकल रहा है जी। और जब अगर हम बंद कमरे में हैं, उस बंद कमरे के अंदर जो दूसरा व्यक्ति है वो भी वही सांस लेता है। संक्रमित व्यक्ति के सांस से बाहर निकले वायरस, हवा में आए और हवा से दूसरे व्यक्ति ने सांस लिया और उस तक पहुंच गए। तभी आप देख रहे हैं कि अभी एक व्यक्ति को संक्रमण हो रहा है तो पूरे परिवार को संक्रमण हो रहा है जी। ये शायद नया वायरस जो है वो बहुत इंफेक्शियस है, बहुत तेजी के साथ इन्फेक्शन ले रहा है। पहले जो था उसमें 8 से 10 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड लगता था, यानी संक्रमण होने के 8वें 10वें दिन के बाद ही आपको सिम्टम्स आते थे। लेकिन इसमें देखा गया है कि अनुमान 6 से 8 और कुछ केसेस में तो ये 72 घंटे में भी लक्षण इसके सामने आने शुरू हो गए हैं। तो ये ज्यादा इंफेक्शियस म्यूटेंट वायरस है इस समय, जो हमारे चारों तरफ विकराल रूप लिए खड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर पंकज वत्स, एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि 15 मई तक पीक आएगा। अभी तो पीक भी नहीं आया है और जो स्थितियां हैं, जो आंकड़े हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब इस संक्रमण से और कैसे बचा जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि लगातार जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, एक नकारात्मक सा माहौल है। अभी से ये स्थिति है, पीक तो अभी आना बाकी है, कैसे बचाव किया जाए? देखिए, जून अभी तक तो ये पीक आने की बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ आंकड़े हैं। ये सारा हम एक प्रोजेक्शंस डाल के देखते हैं, जैसे हम इलेक्शन के समय में डाल के देखते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट क्या आएंगे और उससे पहले हम करके बताते हैं। तो उसी तरह के ये आंकड़े जो हैं, इस तरह के आंकड़ों की विवेचना हम कर पा रहे हैं। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसकी पीक कब आएगी और पीक कब नहीं आएगी। और कहीं कहीं तो ये भी सुनते हैं कि तीसरा भी चरण जो है वो इसका आने वाला है जी। तो इसलिए
हमें उसमें चक्कर में पड़ने की बजाय हमें किसी तरीके से इससे बचना है, कैसे हमें अपने संसाधन लेकर इकट्ठे करने हैं, उसके बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी त्रासदी आप देखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या केवल कुछ गिने चुने हॉस्पिटल को छोड़ दें तो कहीं पे भी ऑक्सीजन का अपना प्लांट नहीं है, जबकि ऑक्सीजन की सप्लाई की रेगुलर जरूरत जो है वो ऑपरेशन थिएटर्स में और अन्यथा इमरजेंसी में रहती है, लेकिन कहीं पर भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं बने हैं। यानी कोई दूरदृष्टि ना प्राइवेट सेक्टर की रही ना सरकार की रही। तो इस तरह की जो चीजें हुई हैं, बचाने के एकदम से ऑक्सीजन की इतनी भयंकर कमी आ गई है कि आपको एयरलिफ्ट करना पड़ रहा है, आपके पास एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए टैंकर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब सारी चीजें करने की आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को अनुरोध करूंगा, नितिन गडकरी जी को अनुरोध करूंगा कि कृपया कुछ समय के लिए ये हाईवे वगैरह ये सब बनाने बंद कर दें और जितने अस्पताल इन पाइपलाइन में हैं, जिनमें ऑलरेडी जमीन मिल चुकी है, जहां पर ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, पैसा हो चुका है, कम से कम उनको बनवा दें, उसको वार फुटिंग पे बनवाएं। हाईवे बनते रहेंगे, जीने के लिए अस्पतालों की ज्यादा जरूरत है। आपको मैं गुड़गांव के एग्जांपल देता हूं कि कई साल हो गए गुड़गांव के जो पुराना अस्पताल था, मुख्य अस्पताल था, उसको कंडम घोषित करते हुए और उसके लिए 500 बेड की घोषणा कर दी, पैसा दे दिया, जमीन दे दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज वो इमारत टूटी तक नहीं है, उसको तोड़ा भी नहीं गया है, खंडर रूप में खड़ी हुई है। रोहतक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनना है, उसकी सिर्फ चारदीवारी हो रही है। तो मुझे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान में हैं, वहां पर वार फुटिंग पर बाकी सारी कार्रवाइयां छोड़कर ये नेशनल हाईवे वगैरह सब बनते रहेंगे, सबका ध्यान इसकी तरफ केंद्रित होना चाहिए, अदरवाइज जो आने वाला वक्त है वो और त्रासदीपूर्ण होगा। जी डॉक्टर वत्स, आपने ऑक्सीजन की आपूर्ति और ऑक्सीजन का जिक्र किया और बड़ी बात है कि इस बार अगर हम 2021 में देखें और कोरोना की जो दूसरी लहर आई, इसमें ऐसे पेशेंट्स ज्यादा सामने आए जिनके अंदर ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज्यादा था, ऑक्सीजन लेवल उनका तुरंत गिरता जा रहा था। इसका आप बहुत बड़ा कारण क्या मानते हैं कि लगातार ऐसे पेशेंट्स का सामने आना जिनको कोरोना संक्रमित होते ही तुरंत ब्रीदिंग इश्यू ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन लेवल उनका गिरता चला गया, जिस कारण ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत हुई? देखिए, मैंने आपको कहा कि इस समय जो ये जो है बहुत इन्फेक्शियस है और बहुत जल्दी से संक्रमण पहुंचा रहा है, मतलब सीधे ये सीधा बिल्कुल फेफड़ों में जाके प्रभावित करता है और समय बहुत कम ले रहा है। पहले क्या होता था कि पहले वो समय लगता था जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता था 8-10 साल में, 8-10 दिन का, 10-12 दिन का, तो उस समय उसकी चरण विभक्त होते रहते थे। लेकिन अब ये बहुत जल्दी रेप्लिका कर रहा है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा है और फेफड़ों को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है। दूसरी बात है कि जागरूकता बढ़ी है। पहले ऑक्सीजन उसके बारे में कोई नहीं जानता था, ऑक्सीजन मीटर के बारे में, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर जो है अब काफी जागरूकता बढ़ी है पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में भी। तो लोगों ने पल्स ऑक्सीमीटर से नापना शुरू किया तो ज्यादा जल्दी पता लगने लगा कि अभी ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन हो गया है। इससे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आईसीयू बेड जो है उनमें भी अब वेंटिलेटर्स हैं, उनके सबके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है जी। तो इसलिए आप नए बेड्स ऐड भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक अहम चीज ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अभी हाल फिलहाल में एक स्टडी भी सामने आई, उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक कुल आबादी का 2% किसी भी बीमारी या संक्रमण से ग्रसित नहीं होता, आप उसे पीक नहीं मान सकते। और अभी तो अगर हम टोटल भारत की आबादी के हिसाब से देखें तो 0.5% लोग हैं जो कोरोना संक्रमित हुए हैं। यानी कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो पीक है इस बीमारी का वो जून जुलाई तक जा सकता है, क्योंकि उन्होंने स्टडी को रेफरेंस दिया अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से। देखिए, इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ एक्सपर्ट से। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली हम वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में बहुत तेजी लेके आते हैं जी, तो उससे फिर हम इस चीज को ज्यादा जल्दी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन में भी कहीं ना कहीं माइल्ड इन्फेक्शन होता है और वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पॉजिटिविटी में आता है जी। आप देख रहे होंगे इस बार जो है, जो पेशेंट बुजुर्ग पेशेंट थे या कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट थे, उन पर इसका प्रभाव पहले से कम है, रादर युवाओं पर ज्यादा है, क्योंकि उन लोगों को इस बार वैक्सीनेट किया जा चुका है। लगभग 15 करोड़ के करीब जो है लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो उन लोगों पर इस वायरस का माइल्ड इफेक्ट आ रहा है, कम इफेक्ट आ रहा है, इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा, पर इन्फेक्शन हो रहा है, पर वो आईसीयू में नहीं जा रहे हैं, वेंटिलेटर की उनकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, थोड़े समय में ही होम आइसोलेशन में भी ठीक हो रहे हैं जी।
अब डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है डॉक्टर वर्ल्स की। लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोग अक्सर अपने कपड़े बदलते हैं या खाने पीने की चीज़ें बदलते हैं, भारत में भी इस कोरोना वायरस संक्रमण ने परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदला और यही वजह रही कि जो इन्फेक्शियस लोगों की रीच थी वो दायरा बढ़ता चला गया। अब ये कहा जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में जो केस निकलकर सामने आ रहे हैं वो ट्रिपल म्यूटेंट वायरस के हैं, तो उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये एक्चुअली डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट जो है वो डॉक्टर्स या वैज्ञानिकों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। उसमें ये कोई भी वायरस है, ये वायरस नहीं, कोई भी वायरस है, वो अपनी पोजीशन को बदलता रहता है, अपने जेनेटिक चेंज करता रहता है और बिहेवियर रूप लेने की कोशिश करता रहता है। तो ये कोई स्पेशल इस वायरस में नहीं, बाकी वायरस में भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये ठीक है कि बहुत जल्दी से तेजी के साथ इसकी म्यूटेशन बदल रही है। तभी मैंने आपको कहा कि पिछली बार 8 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड था, अब इंक्यूबेशन पीरियड घटकर 6 से 8 हो गया, कुछ केसेस में 72 से 48 घंटे में जो आने लगा है। पहले ये सिम्टम्स, फेफड़ों के सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं आते थे जितने अब बहुत भयानक स्थिति में आ रहे हैं बहुत जल्दी, और अब ये यंगस्टर्स को भी पकड़ रहा है, बच्चों तक भी पहुंच गया है। तो स्वाभाविक रूप से इसने म्यूटेट किया है अपने आप को, तभी ये संभव हो पा रहा है। बिल्कुल। साथ में डॉक्टर वर्ल्स एक अहम चीज ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अब टीकाकरण अभियान का आगाज जोर शोर से किया जा रहा है और 18+ जो यंग जनरेशन है भारत की, उसको भी इस दायरे में लाया गया है। इसे आप कितना बड़ा कदम मानते हैं और आपको क्या लगता है कि इस अभियान को और गति देने की जरूरत है और तेजी के साथ, ताकि जो यंग जनरेशन है उनको भी सही समय पर सेकेंड डोज लगे और उनको जिस तरह से वायरस संक्रमित कर रहा है उससे बचा जा सके? ये डिसीजन बहुत अहम डिसीजन है, बहुत उचित डिसीजन है। ये हमने बहुत पहले रिकमेंड किया था इसके बारे में, बार बार हम इसका आग्रह करते रहे हैं, चैनलों के माध्यम से मैं भी अनुरोध करता रहा हूँ माननीय मोदी जी से कि इसको, क्योंकि पहले देखिए, पहले आपने कहा कि बस सीनियर सिटीजन को लगेगा, उसके लिए एक व्यक्ति को लेकर आप लाइन में लगे, उसको इंजेक्शन लगा, फिर उसकी उम्र घटा दी, फिर दूसरे को लगा, फिर तीसरे को लगा, और पूरा घर फिर भी आपको वैक्सीनेट नहीं हुआ। इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि 18 साल से ऊपर सभी लोगों को इसका एक मुश्त जो है वो इंजेक्शन लगना चाहिए। सरकार ने माना, लेकिन ये निर्णय तो ठीक है, लेकिन इसके लिए लॉजिस्टिक्स हमारे पास नहीं है, वैक्सीन हमारे पास नहीं है, और अब ये ब्लेम गेम चलता रहेगा कि वैक्सीन केंद्र करेगा, कि सरकार देगी या राज्य की सरकारें खरीदेंगी या कैसे क्या होगा। तो इसकी तैयारी जो है वो हमारी इस डिसीजन के लिए तैयारी हमारी कमजोर पड़ गई। अदरवाइज ये डिसीजन बहुत अच्छा है कि हम 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को एक मुश्त जो है वो वैक्सीनेट करने की डॉक्टर वत्स, मैं आपसे समझना चाहूंगा और ये कोशिश है कि आप तमाम दर्शकों को बहुत सरल भाषा में समझाएं, क्योंकि अक्सर हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे केसेस आए कि लोग कोरोना संक्रमित हुए लेकिन धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट फेल्योर की वजह से उनको मौत का सामना करना पड़ा। ऐसे हाल फिलहाल में बहुत सारे केसेस आए। आखिरकार ये जो रिकवरी पीरियड होता है या फिर कोरोना संक्रमित होता है, इस दौरान ऐसा क्या क्या होता है हमारे शरीर में जिसकी वजह से बॉडी तमाम जो चेंजेस होती है उसको झेलने में असमर्थ हो जाती है, और कई ऐसे केसेस आए जहां पर यंग जनरेशन को कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जैसे बॉडी में संक्रमण हुआ तो अधिकतर केसेस में तो ये जहां सीवियरिटी दिखाता है तो वहां पे फेफड़ों को ज्यादा संक्रमित करता है जी। लेकिन बहुत कुछ केसेस में ये हार्ट को भी संक्रमित करने लगा है। इसलिए जब ये हार्ट को संक्रमित करता है तो थोड़ा समय लगता है उसके सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स आने में। इसलिए आप लगता है कि वो पेशेंट तो रिकवर हो रहा है, लेकिन जो उसने संक्रमण हार्ट को कर दिया है उसमें दिक्कत आ जाती है जी। दूसरा, ये ब्लड जो है उसके अंदर उसको भी लक्ष्य बना देता है, मतलब आप कैसे कहेंगे, वो हो जाता है, थिक हो जाता है जी। जब थिक हो जाता है तो उसके कारण से भी ये कार्डियक अरेस्ट और ये हार्ट अटैक की स्थिति आ जाती है। इसीलिए कुछ केसेस में जो है वो क्लैक्सेन इंजेक्शन, क्लैक्सेन जो है वो हम रिकमेंड करते हैं इस तरह के पेशेंट्स की रिकवरी, जब इलाज जब चल रहा होता है अस्पताल में, उस खून को पतला करने वाली दवाइयां भी उसको दी जाती है। इसलिए जो भी सिम्टम साइंस आ रहे हैं डॉक्टर से टच में जरूर रहना चाहिए ताकि वो उचित आपको ट्रीटमेंट बता सके। जी,
हाल फिलहाल में कई ऐसे केसेस निकलकर सामने आए जहां पर एंटीजन टेस्ट या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट में भी कोरोना वायरस संक्रमित नहीं पाया गया और लोगों को बोला गया कि आप जाके सीटी स्कैन कराइए फिर एक्सरे कराइए। क्या माना जाए कि इस समय के साथ इस वायरस ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि वो आरटीपीसीआर टेस्ट में भी फाइंड आउट नहीं हो रहा है? नहीं, एक्चुअली कई बार जो है आरटीपीसीआर टेस्ट लेने में भी दिक्कत हो सकती है कि जब लिया गया हो तो प्रॉपर तरीके से ना लिया गया हो। दूसरा ये है कि जब लिया गया उस समय आपको उसके लक्षण पूरे नहीं थे, पूरा संक्रमण नहीं था, तो इस कारण से कई बार मिस हो जाता है आरटीपीसीआर टेस्ट। और दूसरी बात यह है कि हम आरटीपीसीआर टेस्ट अगर नेगेटिव होता है तो हमारे लिए खास वैल्यू नहीं होती है। हम ये नहीं मानते कि वो बंदा संक्रमित नहीं है। आरटीपीसीआर पॉजिटिव टेस्ट की सिग्निफिकेंस है। अगर पॉजिटिव आ गया तो हम कंफर्म मानते हैं कि इसको कोरोना है, अगर नेगेटिव आ जाए तो भी हम ये नहीं कहते कि इसको कोरोना नहीं है। ये लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर लक्षण है तो उसका नेगेटिव टेस्ट आने के बाद ही कोरोना की तरह ही उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, ये सोचते कि कोरोना हो सकता है जी। दूसरा, जहां तक आपने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद जो है अगर नहीं आता है तो अभी डॉक्टर की स्टडी ये कर रही है कि अगर ये टेस्ट नहीं आता है और मरीज की हालत खराब हो रही है, उसकी सांस उखड़ रही है, उसको दिक्कत हो रही है, कफ आ रहा है उसको, तो ऐसे में उसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास सीटी टेस्ट का ही संसाधन बचता है। तो ऐसे केसेस में जहां लक्षण सिवियरिटी की ओर जा रहे हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, आपका जो है पल्स ऑक्सीमीटर में आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो 93 से नीचे अगर आ जाता है, 90 के आसपास आता है, तो उस समय हम सीटी टेस्ट जो है, स्कैन जो है वो कराने की रिकमेंडेशन करते हैं। तो उसकी जो पिक्चर आती है उसमें हमें पता लगता है कि कोरोना के साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, उस पिक्चर को देख के हम बताते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संक्रमण का पीक भले ही अभी नहीं आया है, लेकिन हर रोज को पीक मानकर चलिए और इस संक्रमण से बचने के लिए जितने भी कोविड प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उनको फॉलो कीजिए ताकि इस संक्रमण से आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकें। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।